हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज अपन करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन जो कि काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है, उसका पूरा रिवीजन। सर, रिवीजन क्यों जरूरी है? जब आप पहली बार कोई चैप्टर को पढ़ते हो अपने कोचिंग में, अपने क्लास में, कहीं पर भी, तो उस चैप्टर में हर चीज नई होती है। जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो नई चीजें अपना दिमाग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। कुछ कुछ चीजें याद रखेगा, कुछ कुछ चीजें भूल जाएगा। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार ये पढ़ा भी था, मैं मेरे को याद ही नहीं आ रहा। और वो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे लॉजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जिसके कारण कई लोगों को क्या लगता है, पूरी क्लासेस अटेंड करने के बाद भी जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं, अपना मॉड्यूल सॉल्व करने बैठते हैं, डीपीपी सॉल्व करने बैठते हैं, तो उनको लगता है बनी नहीं रहे, थ्योरी फिर से देखना पड़ेगा, फिर से क्लास अटेंड करना पड़ेगा, अरे कोई प्राइवेट ट्यूशन ढूंढते हैं या कुछ करते हैं। नहीं भैया, ये ह्यूमन का नेचर ही है कि पहली बार में हर चीज पूरी 100% दिमाग में नहीं घुसती। कुछ चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी के लिए मैंने आपका ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। इस वीडियो में जैसे आपको रेक्टिलिनियर मोशन का मैं पूरा शॉर्ट में एक रिवाइज करा रहा हूं, वैसे ही आपको हर चैप्टर के लिए लेके आऊंगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, लास्ट तक जरूर देखना। इसमें क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीजें कि देखो, अगर आपको मैं बताऊं रेक्टिलिनियर मोशन में ज्यादा कुछ है ही नहीं नाइन्थ के हिसाब से देखोगे तो, लेकिन जब आप उसको डिटेल में जाओगे, क्वेश्चंस में जाओगे कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये गलती नहीं करनी, अच्छा यहां पर तो वेलोसिटी रखनी है, स्पीड नहीं रखनी, अच्छा यहां स्पीड रखनी है, वेलोसिटी नहीं, कब क्या यूज करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस में 90% स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं, आपको क्या गलती नहीं करनी, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मुलेस को याद करना बहुत जरूरी है, नींद में भी याद होने चाहिए, कहां पर क्या गवारपन नहीं करना है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लास्ट तक जरूर देखना और मेरे को बताना कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर करना। इतना ही नहीं, ये जितना भी पूरा बोर्ड वर्क होगा, यहां पर आपका जो भी रिवीजन के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, इसका पीडीएफ और एक टेस्ट आपको ऐप में मिल जाएगा। जिस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप जा करके उस टेस्ट को दे सकते हो, जिसका मैं लाइव जा करके आपको पूरा एनालिसिस कराने वाला हूं उस टेस्ट का। हर चैप्टर वाइज टेस्ट आपको उस ऐप में मिलेंगे। चलो, तो अभी बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। तो पूरे के पूरे काइनेमेटिक्स को अपन चार हिस्सों में देखेंगे। एक है रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो उसकी पूरी स्टडी अपनी आती है रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। आप किसी चीज को उठा के ऐसे फेंको तो ऐसे कर्व पाथ लेगा। बास्केटबॉल खेलते होगे तो आप बास्केट ऐसे फेंकते हो तो ऐसे कर्व पाथ लेता है। ओके, सो दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। या आप ये एंग्री बर्ड वाला गेम खेले होगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन। देन नेक्स्ट इज रिलेटिव मोशन। अब ये एग्जांपल यहां पर मैंने क्यों दिया, आप खुद देखो, अगर आप एक कार में बैठे हुए हो और कार बहुत तेजी से चल रही है तो आपको क्या लगेगा, सारी चीजें, रोड और बाकी सारी बिल्डिंग सब आपके साथ पीछे आ रही हैं, यस, और आपकी गाड़ी का जो बोनट है वो आपको रेस्ट पे दिखेगा। बट आपको मालूम है एक्चुअल में कौन मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है, बाकी सारी चीजें रेस्ट पे है। तो दिस इज रिलेटिव मोशन। एक्चुअल में तो इससे पहले की भी जो दो चैप्टर हैं वो भी रिलेटिव ही हैं। अपन जो भी मोशन की बात करते हैं वो सारे रिलेटिव हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता कुछ भी। बट यहां पर अलग से क्यों पढ़ रहे हैं और उनमें उनमें अपन ने रिलेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल में अपन ये मानते हैं कि सब धरती माता के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, और धरती माता क्या है, रेस्ट। बट अगर आप धरती माता के अलावा किसी चीज के रेस्पेक्ट में देख रहे हो जो खुद मूव कर रही है, तो अपन को लगाना पड़ेगा वहां पर एक कॉन्सेप्ट जो है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। यहां पर भी मजेदार मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, रेन प्रॉब्लम, बोट प्रॉब्लम, नदियां के पार, ठीक है, विंड प्रॉब्लम, बहुत सारे मस्त मजेदार कॉन्सेप्ट्स होते हैं यहां पर रिलेटिव मोशन में। बट आज अपन को क्या पढ़ना है, रेक्टिलिनियर मोशन अपन को कंप्लीट करना है। फिर सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो उसके बारे में, अगेन सर्कुलर मोशन के बारे में अपन दो चीजें देखेंगे, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में जो मोशन हो रहा है उसके बारे में, और एक डायनामिक्स, फोर्स, क्यों मोशन कर रहा है, कौन सा फोर्स मोशन करा रहा है, ये सारी चीजें नेक्स्ट में। चलो, तो जल्दी से मोशन एंड रेस्ट डिफाइन करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे टाइम के साथ तो अपन बोलेंगे रेस्ट पे है, और कोई अगर समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। अब एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन आप डिफाइन नहीं कर सकते, हर चीज सिर्फ रिलेटिव में करोगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्यों, आप बोलोगे सर धरती माता तो रेस्ट पे है, अरे भैया बाहर निकल के देखो, धरती माता ऐसे भी गोल घूम रही है और सन के चारों साइड भी गोल घूम रही है। फिर आप बोलोगे सर सन, तो मैं बोलूंगा और बाहर निकलो तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में गोल घूम रहा है कि नहीं, जिसको 23 करोड़ साल लगते हैं एक चक्कर काटने में। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो कोई भी चीज आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन रेस्ट में है कौन मोशन में। तो अपन रिलेटिव यूज करते हैं कि हाँ भाई मेरे रेस्पेक्ट में ये कैमरा रेस्ट पे है, कैमरे के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हर चीज रिलेटिव है। चलो, तो अपन
स्पीड अपनी थोड़ी बढ़ाते हैं, जो चीजें आपको आपका दिमाग ऑलरेडी कैच कर चुका है उसमें अपन कम फोकस करेंगे, और जो चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपका दिमाग ने ओमिट कर दी है उन चीजों को, उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो तो देखो आपके सामने यहाँ पर 3 वेलोसिटीज लिखी हुई है, v1 इक्वल टू 4 आई कैप, v2 इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप मालूम है ना भैया, वेक्टर तो रिवाइज हो रखा है। चलो देन v3 इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। आपको बताना है इनमें से कौन सा वन डायमेंशनल मोशन है, कौन सा 2 और कौन सा 3। सोचो जल्दी से। चलो आप हमेशा स्क्रीन को पॉज करके सोच लेना, ठीक है, उसके बाद ही प्ले करना। चलो तो भाई साहब ये तीनों का तीनों वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल कैसे? देखो 4 आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, भाई साहब वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। अब सेकेंड वाला देखो 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, कहीं ऐसे जा रहा है बट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर आप बात करोगे तो 4 आई कैप, और यहां पर देखोगे तो 4 ये जे कैप है, सॉरी आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो 4 इधर 4 इधर, तो रिजल्टेंट कहां है? यहां, तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगेन अब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव करे, जैसे अगर मैं बोल दूं 4 आई कैप प्लस 4 वाई जे कैप, अब देखो इधर डायरेक्शन की वेलोसिटी 4 तो कांस्टेंट है बट वाई की चेंज होते जा रही है, तो पाथ ऐसा चेंज हो जाएगा, ऐसे कर्व हो जाएगा। और सोचो अगर एक प्लेन में ऐसे कर्व्ड पाथ है, अगर एक कर्व्ड पाथ है तो एक स्ट्रेट लाइन में तो हो ही नहीं सकता, एक प्लेन में होगा, तो वो हो जाएगा टू डायमेंशनल मोशन, जो एक प्लेन में हो, इन अ प्लेन, ठीक है। और थ्री डायमेंशनल जब इस प्लेन में हो और बाहर भी निकल जाए, मान लो इस प्लेन में ऐसे गोल घूमा फिर ऐसे बाहर निकल गया, फिर ऐसे गोल घूम के आके फिर वापस इस प्लेन में घूमने लग गया, तीनों डायमेंशनल में आ जाए तो 4 आई कैप प्लस 4 मान लो 4 वाई जे कैप प्लस 4 जेड के कैप। अब देखो नाउ दिस इज थ्री डायमेंशनल मोशन, ऐसे इधर भी जाते जा रहा है और ऐसे बाहर भी आते जा रहा है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे कर्व ले रहा है लेकिन सिर्फ एक प्लेन में नहीं, थ्री डायमेंशनल में, मतलब आप उसको एक प्लेन में नहीं ला सकते। तो दिस इज योर इन all the three directions, ठीक है। मोशन आपका हर साइड हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी मोशन अगर हो रहा है तो अपन उसको बोलेंगे थ्री डायमेंशनल, मतलब कि जो एक प्लेन में आपका ना आ पाए, एक प्लेन के बाहर निकल जाए मोशन। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों तो वन डायमेंशनल मोशन है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। बस ये क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जा रहा है, और एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच में ऐसे जा रहा है, बट तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ऑल दीज थ्री आर वन डायमेंशनल मोशन। आगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका सुना हुआ है बहुत बार, ठीक है। क्वेश्चंस में कराऊंगा, एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा जहां आपसे गलतियां होती है। क्यों गलती होती है? क्योंकि ये लगता है भैया 9th का पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ही क्या, और यही सोच के आप कुछ गलती कर देते हो, जो मैं आपको आगे क्वेश्चन से बताऊंगा। ओके, तो देखो डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ आपने कवर किया दैट इज डिस्टेंस, और जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मान लो ये इनिशियल पॉइंट ए, ये भैया ये फाइनल पॉइंट बी, तो इन दोनों के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, उसको अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस वन ए से बी जो डायरेक्ट लाइन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और जो भी एक्चुअल पाथ आपने कवर किया दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर से ही समझ में आ रहा है कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, बट इट कैन ओनली बी पॉजिटिव एंड जीरो, और अगर ऑब्जेक्ट चला है तो जीरो भी नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव होगा। ओके, अगेन स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको बता दिया। और किसी भी दो पॉइंट के बीच ए से बी जाना है, आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो बताओ एक ही रास्ता है क्या? बहुत सारा भाई घूम फिर के आगे मामू मिल गए, ठीक है, पुलिस वाले मिल गए, तो आप क्या करते हो? भैया हेलमेट नहीं पहना, क्या करें, मास्क नहीं लगाया, तो आप गली गुच्चे ढूंढते हो कि भैया घूम घूम के चल जाए। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच, एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट के बीच इनफाइनाइट पाथ्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, ठीक है। तो कोयला बहुत मिलेगा, हीरा एक ही। ओके, तो ए पॉइंट से जब बी पॉइंट आपको जाना है, इस ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो सबसे छोटा है उसी को तो अपन ने डिस्प्लेसमेंट बोला, तो एक ही होगा, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा। ओके, नाउ डिस्टेंस आपका हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के? इक्वल कब होगा? मैक्सिमम लोग यहां पर क्या आंसर देते हैं कि सर जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो इक्वल होगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलेगा इक्वल होगा। क्या इतना सफिशिएंट है क्या? है या ना? सोचो, सिर्फ इतना सफिशिएंट है एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले? ना 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 ना। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट गया और बी से वापस सी आया, ए से बी गया और बी से वापस सी आया, तो क्या
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? नहीं, बट पार्टिकल ने तो भैया स्ट्रेट लाइन में ही मोशन किया। फिर तो एक और कंडीशन है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले और पलटी ना मारे, मतलब सेम डायरेक्शन में चलते रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पलटी ना मारे, रेस्ट में ना आए, क्योंकि देखो पलटी मारने के लिए रेस्ट पे तो आना पड़ेगा, बिना रुके कोई पलट सकता है क्या? आप दौड़ के जा रहे हो, आपको रुकना पड़ेगा, तभी फिर आप मुड़ के आप आ पाओगे, है कि नहीं? टर्न पलटी आप तभी मार पाओगे जब आप रुकोगे। तो अगर पार्टिकल नहीं रुक रहा है और एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इन द सेम डायरेक्शन, देन ओनली यू कैन से दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ये सब मैं थोड़ा थोड़ा आपका और स्पीड में ये सब चीजें मैं आपका लेके जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सब आपका अच्छे से 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो 11th में जब आपने पढ़ा तो आपका दिमाग में सब कुछ ऑलरेडी एक्सेप्ट करा हुआ है। स्पीड, वेलोसिटी, ये क्या बताता है कि कितना तेज या कितना धीरे कोई चीज चल रही है कि नहीं? तो जैसे आपका यहां से आप कहीं जा रहे हो तो कितना देर में गए? 1 घंटे में गए लगे आपको जाने में, 2 घंटे लगे जाने में, 3 घंटे लगे जाने में। तो समय के हिसाब से, समय के रिस्पेक्ट में आप अपनी जगह कितनी तेजी से चेंज कर रहे हो, ये बताता है स्पीड और वेलोसिटी। अगेन, स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती स्पीड, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आपकी तीनों की तीनों हो सकती है। ठीक है? ये पूरे बोर्ड वर्क, जितना भी आपको मैं बोर्ड वर्क दिखा रहा हूं, ये पूरे की पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो, नाउ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एवरेज स्पीड, एवरेज क्या बताता है? ओवरऑल डाटा के बारे में बताता है। जैसे अगर मैं बोल दूं एवरेज आपकी क्लास का मार्क्स आया 40%, तो पूरे बच्चों का एवरेज, मतलब पूरे बच्चों के जो मार्क्स हैं उन डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी। तो वैसे ही एवरेज स्पीड मतलब पूरे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आपने यहां से चालू किया गाड़ी, घू 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 धूम मचाले टाइप्स निकले, ठीक है, आगे पुलिस को देखा, आपने ब्रेक मारा, सिग्नल आया, वहां ब्रेक मारा, रुक गए, फिर चले। तो पूरे ओवरऑल मोशन के बारे में अगर किसी को आइडिया लेना है कि आपने कितनी जल्दी ट्रैवल किया उसको, या कितनी कितनी देर में, या कितनी रफ्तार से, या कितनी कम रफ्तार से, तो वो आपको आइडिया मिलता है एवरेज से। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट भाई साहब इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड में है। चलो, अब एक बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो यहां पर दो तीन बातें हैं जो अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी कुछ नहीं है, वो एवरेज ही है, बस टाइम इंटरवल आपने क्या कर दिया? कम। एवरेज की जब आप बात कर रहे हो तो टाइम इंटरवल आपका बड़ा है, 10 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, आधा मिनट, 1 सेकेंड, ये भी बड़ी क्वांटिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर सर छोटी का मतलब क्या? वेरी 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 स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब 0.0000001 सेकेंड्स। अब आप बताओ, 0.0000001 सेकेंड्स में अगर आप एवरेज निकालोगे तो आप बोल सकते हो कि सर जो एवरेज है वो वही उस टाइम में वो काम कर रहा है, या वही उस टाइम में उसकी वेलोसिटी है। मान लो ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे में चेंज हो जाए, t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू, मान लो 10 मिनट्स बोल दूं, 10 मिनट। 10 मिनट में तो हो सकता है कि स्पीड बढ़ी हो, कम हुई हो, चेंज हुई हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई साहब, अगर मैं यहां पर आपको बोलूं बताओ भाई साहब, एग्जैक्ट t इक्वल टू 2 मिनट में क्या स्पीड है? एग्जैक्ट, पूरे ओवरऑल मोशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं क्या बात कर रहा हूं कि एग्जैक्ट t इक्वल टू 2 मिनट में क्या वेलोसिटी है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट में क्या वेलोसिटी है। तो आप क्या करोगे? 2 मिनट और 2 मिनट 0.0000001 सेकेंड्स, इतने छोटे इंटरवल में एवरेज निकाल लो और वही क्या हो जाएगा? आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये कैसे लिखोगे आप ये खुद देखो, ये कैसे लिखोगे यहां पर आप देखना। जब बड़ा चेंज होता है तो अपन डेल्टा यूज करते हैं, याद रखना। जब बड़ा चेंज होता है तो बड़ा वेलोसिटी जब लिख रहे हो तो बड़ा चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, बड़ा चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, दिस इज योर वेलोसिटी। ओके? और जब यही चेंज बहुत छोटा होता है तो अपन क्या यूज करते हैं? स्मॉल डी, डिफरेंशिएशन में याद आ रहा होगा, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt। देन, तो याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। चमक गया अच्छे से? कोई गौरपन नहीं होगा? चलो,
अभी आएंगे, अब अभी यहां से आपका चैप्टर अभी तक तो क्या 9th का ही चल रहा है मैक्सिमम पार्ट, अभी चीजें चालू होंगी, एक्सेलरेट होना चालू होंगी, ठीक है। और अब आगे जैसे जैसे जाओगे ना, इंपॉर्टेंट चीजें, गलतियां क्या क्या है वो सब समझ में आएगा। तो बेसिक बनाने के लिए ये सिंपल सिंपल चीजों को भी कवर करना जरूरी है, तो स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। चलो ना, ज्ञान की बातें क्या क्या है कि भैया ये तो बचपन में पढ़ा हुआ है, स्पीडोमीटर जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। अरे गाड़ी में ऐसा ऊपर में काटा रहता है ना, जो आप भगाते हो हाईवे में तो फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालते हो स्टेटस, यस स्पीड है कि नहीं। चलो, तो वो जो आपका स्पीडोमीटर है वो आपको क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब जब आप देख रहे हो उस समय आपकी गाड़ी की क्या रफ्तार है वो बताता है। चलो ये तो इजी है, कोई बात नहीं। मान लो आप किसी कर्व्ड पाथ में मोशन कर रहे हो, ऐसे कर्व्ड पाथ में आप ऐसे पूरा ऐसे मोशन कर रहे हो, ठीक है। सारी ज्ञान की बातें हैं, सीधे फ्रॉम कृष्ण जी, ठीक है, वहां से आ रही है ज्ञान की बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, तो याद रखना सारी चीजें। अब मान लो आप ऐसे कर्व्ड पाथ में आप ट्रेवल कर रहे हो, तो किसी भी पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगी, या डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ये जो कर्व्ड पाथ है, मतलब मान लो पार्टिकल यहां से ऐसे इधर से ऐसे जा रहा है, घूम ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट में जो आप टेंजेंट बनाओगे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और डायरेक्शन तो दोनों हो सकती है इस पॉइंट में भाई साहब, इधर भी टेंजेंट है इधर भी टेंजेंट है, तो कौन सी डायरेक्शन ले, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल कहां जा रहा है, उधर जा रहा है, तो दिस वन विल बी द वेलोसिटी। समझ गया। और एक ये बात एक और याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। इसमें भी एक बात एकदम 100% आपको पता है कि देखो, जो मोशन की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की हमेशा वही डायरेक्शन होगी, बट क्या एक्सेलरेशन भी जरूरी है। पहली बार में सोचने में अपन को लगता है कि हाँ एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं, एक्सेलरेशन कहीं भी हो सकता है। मान लो वेलोसिटी इधर, तो एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता है, एक्सेलरेशन ऊपर भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नीचे भी हो सकता है, एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट में हो सकता है। याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट इट नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के केस में जरूरी नहीं है कि मोशन के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो। चलो लास्ट बात, अगर मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल की बात करूं, ठीक है, मान लो ये है वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, अगर इनके बीच में एक्यूट एंगल है, 90 से कम एंगल है, तो रफ्तार बढ़ेगी। ऑब्वियसली सोचो ना, ये एक्सेलरेशन का कुछ कंपोनेंट यहां आएगा, ए कॉस थीटा, एंगल के पास वाला कॉस थीटा, एंगल के दूर वाला साइन थीटा, तो ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसको क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। और सोचो अगर ये एंगल छोटा हो तो, मतलब ये एंगल बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, तो अब ये एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट जो है इसको रोकेगा। वेलोसिटी तो भाई साहब इधर है और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट अपोजिट, तो रिटार्डेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी। और एग्जैक्टली 90 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो क्या होगा, वेलोसिटी सेम रहेगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सब कुछ याद आ रहा है ना प्रॉपर तरीके से। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपन फिर। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जैसे क्या बोला आपको, ए से बी ऐसे गोल सेमी सर्कुलर पाथ में गया ऑफ रेडियस आर, फिर उसके बाद आर डिस्टेंस ऐसे आगे आया पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है। पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, बी पॉइंट से सी पॉइंट आया, फिर सी पॉइंट में आके सीधा ऊपर उड़ गया, ठीक है, यहां से 2r डिस्टेंस ऊपर उड़ गया। तो बोलेगा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल चीजों को ऐड कर दो, ये येलो वाला पाथ प्लस ग्रीन वाला पाथ प्लस पिंक वाला पाथ। कैसे ऐड करोगे, ये वाला कितना हो जाएगा, येलो वाला, सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है पाई आर, तो पाई आर, प्लस ये ग्रीन वाला कितना है आर, प्लस पिंक वाला कितना है 2r, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट याद रखो, ये पॉइंट नोट करो, तुरंत नोट डाउन करो कॉपी में, क्या पॉइंट बोला जा रहा है कि जब भी चीजें 3D में हो, 3 डायमेंशनल चीजें हो, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, पूरे फिजिक्स के लिए, पूरे 40 चैप्टर के लिए बता रहा हूं 11 12 के, जब भी कुछ चीजें ज्यादा 3D में दिखे कि भाई एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है, या फोर्स की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, तो याद रखना वेक्टर यूज करना है। वेक्टर आपको बचा देगा चीजों से। कैसे, देखो अगर आपको भी 3D में इमेजिन नहीं हो रहा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो आप सिर्फ वेक्टर लगाओ ना। स्टार्टिंग पॉइंट ए का कंपोनेंट वो क्या है, कोऑर्डिनेट 0,0,0, और इस डी पॉइंट का देखते हैं, ये डी पॉइंट एक्स में कितना आगे है 2r, आर रेडियस था ना, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 2r, एक्स में 2r आगे है, y में कितना आगे है, z में कितना आगे है, z में सिर्फ r आगे है, ये डिस्टेंस सिर्फ r है, और y में कितना आगे है, ऊपर है 2y, तो इस पॉइंट का डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x में कितना
2r, y में कितना 2r, z में कितना r। अब बताओ, एक फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर करके आप डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। वेक्टर में सिखाया गया है ना कि जब भी कोई दो पॉइंट दिए हो तो आप डायरेक्ट उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो वेक्टर फॉर्म से। 2r माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 2r माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस r माइनस जीरो का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वहां से आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो, ये पॉइंट था जो आपको याद रखना है, नोट डाउन करना है। कौन सा पॉइंट, कि जब भी चीजें 3D में दिखाई दें, आपको विजुअलाइज करने में मुश्किल हो, तो आपको क्या करना है, बस तलवार निकालनी है क्या चीज के लिए, वेक्टर की, और वेक्टर से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब मान लो ये भी बहुत ही पोंगा सा, बहुत इजी इजी वाला सवाल है। x इज इक्वल टू 2t² प्लस 4t माइनस 6 दिया है कि टाइम के हिसाब से पोजीशन, ये x जनरली जब तक ना दी हो आपको क्या माननी है, पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन, ठीक है। और x मतलब x एक्सिस में कहां पर है, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं अपन, तो x कोऑर्डिनेट बता रहा है आपको। तो फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड्स। तो बस देख लो, एवरेज वेलोसिटी मतलब हमेशा क्वेश्चन को ना, अभी तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी आए ना तो क्वेश्चंस को तोड़ लो धीरे धीरे, छोटे छोटे, तो बहुत इजी बन जाएगा। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, मतलब पार्टिकल 2 सेकंड्स में कहां पर है और 1 सेकंड 0 सेकंड में कहां है, दोनों को सेपरेट करोगे। तो 2 सेकंड्स में कहां है, पुट कर दो, 0 में कहां है, पुट कर दो, दोनों को सेपरेट करके टाइम से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। समझ गया, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या बताता है, कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है। मतलब अगर स्पीड बदल रही है, मान लो स्टार्टिंग में रेस्ट पे था और अब उसकी 100 मीटर पर सेकंड हो गई, तो कितनी जल्दी बढ़ी, 0 से 100 कितनी जल्दी हुई या कितनी धीरे हुई, ये बात को मेजर करता है कौन, एक्सेलरेशन। ठीक है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ, जो इसकी डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की, वो किस डायरेक्शन में होती है। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था ज्ञान की बातों में कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो मोशन की डायरेक्शन नहीं होती, और एक्सेलरेशन की, सॉरी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो तो आपके मोशन की डायरेक्शन होती है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होती, वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। याद रखना इस बात को, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, मतलब मान लो फाइनल वेलोसिटी ये है और इनिशियल वेलोसिटी ये थी, तो क्या बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, वेक्टर का सब्ट्रैक्ट करना आता है ना, तो दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, इस vi को माइनस करोगे तो इधर आ जाएगा, सो यहां पर कहीं पर रिजल्टेंट आएगा, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। याद रखना, वेक्टर एडिशन करोगे आप, क्या करना है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो आपकी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। चलो, यूनिट आपको मालूम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज मतलब मान लो आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है क्या, नहीं भाई, बढ़ाए फिर धीरे कर दिए, फिर बढ़ाए फिर धीरे कर दिए, है कि नहीं। तो एवरेज, एवरेज मतलब टोटल कितनी चेंज हुई भैया, इनिशियल और फाइनल के बीच में टोटल कितनी चेंज हुई अपॉन कितना टाइम लगा, तो दैट विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन। मतलब अगर फाइनल वाले को v से लिखूं, इनिशियल वाले को u से, तो v माइनस u बाई टी इज योर एक्सेलरेशन, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो दिस इज एवरेज। और अगर सोचो, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई चीज चल रही है तो एवरेज भी वही। क्लास में 50 बच्चों के सबके बराबर नंबर आ गए, 98 98 98 98, तो एवरेज कितना हो गया, 98। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज भी ए के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो, नाउ इंस्टेंटेनियस, अगेन जैसा मैंने बताया था, इंस्टेंटेनियस होता क्या है, एवरेज, लेकिन बहुत छोटे टाइम में। जब अपन बड़ा चेंज की बात करते थे तो बड़ा चेंज की बात अपन क्या करते थे, डेल्टा से, बड़े चेंज की बात अपन डेल्टा से करते थे, और छोटे चेंज की बात डी से। और यही अपन ने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था, यस। तो जब बड़ा चेंज था तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और छोटा चेंज हो जाएगा तो स्मॉल डी बाई स्मॉल डी। बहुत छोटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन बहुत छोटा चेंज इन टाइम, तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंशिएशन, डीवी बाई डी टी। मतलब अगर v का फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे t के टर्म्स में, देन यू विल गेट द एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डन, ये बात चमक गई। चलो, अब यहां पर अपन ने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हाँ भैया कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो अपन कर सकते हैं। तो dx बाई dt क्या बन गया, v। तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो v dv बाई dx। नींद में भी याद होना चाहिए ये, नींद में भी याद होना चाहिए। चमक गया।
नींद में भी आपको ये बात याद होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन को v dv by dx भी लिख सकते हो और v को dv by dt भी लिख सकते हो। ये दोनों चीजें अपन बहुत बार यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपका जो है और ये वाला बाद में जब मैं यूज करूंगा तब मत सोचना, मत अपना बाल खुजलाना कि भैया कहां से आ गया ये। चलो नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका फटाक से डिराइव कर देता हूं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, dv by dt, dt को इधर ले आओ और इंटीग्रेट कर दो। वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रही है, इनिशियल स्पीड u से फाइनल स्पीड v और टाइम 0 से t, तो वैल्यू पुट करोगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू at, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और dt को क्या करो, इधर ले आओ और इंटीग्रेट कर दो। पोजीशन कहां से कहां चेंज हो रही है, मान लो x1 से x2, तो यहां पर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा x, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो इस s को अपन ने क्या बता दिया, डिस्प्लेसमेंट। जो x2 माइनस x1 है उसको अपन ने किससे डिनोट कर दिया, s से, तो दिस s इज डिस्प्लेसमेंट, याद रखना। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन गया। अगेन एक और जो मैंने आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था, v dv by dx, तो ये पुट किया, dx को उधर ले गया, इंटीग्रेट किए, तो v का इंटीग्रेशन क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2, और x का dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, तो x का जब आप वैल्यू पुट करोगे x1 से x2 तो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मैंने आपको एकदम शॉर्ट में एक बार बता दिया कि तीनों के तीनों फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए हैं। तीनों आपने ये क्लास 9 में पढ़ा होगा ना, v इज इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब पूरे चैप्टर को अगर मैं आपको बताऊं तो इस पेज में है पूरा चैप्टर, क्या क्या हो सकता है, या तो एक्सेलरेशन जीरो हो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सर आप बोलोगे सर इस पार्ट से तो क्वेश्चन आते ही नहीं होंगे, अरे भैया आते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अभी दूंगा देखना लोटपोट हो जाओगे, है कि नहीं, तो गवारपन करोगे उसमें आप लोग, तो क्या गवारपन करोगे ये भी बताऊंगा यहाँ पर। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में सिंपल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आएंगे, स्पीड वेलोसिटी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि इनमें कैसे क्वेश्चन करना है, एक एक एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलती नहीं करनी है। फिर सेकंड में अपन पढ़ेंगे जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें मैं आपको बहुत कम क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, हजारों लाखों क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई साहब। क्यों भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन बना दो, टॉम एंड जेरी वाले क्वेश्चन बना दो, ठीक है, एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है ट्रेन, को क्वेश्चन बना लो, बहुत सारे ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन जाएंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले, जिसमें आपको सिर्फ 3 इक्वेशन प्रूफ करनी है। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि ये इक्वेशन को साइन के साथ कैसे पुट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी इसके अंदर क्यों आता है, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंको तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा इसके ऊपर, तो इस कारण से मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट के अंदर आते हैं, ठीक है क्या, एंड नॉट इक्वल टू जीरो, अच्छा एंड नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और जीरो नहीं है, तो उसके बीच में अपन ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं लेकिन आप 9th में पढ़ चुके हो तो आपको ये इजी लगेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो अपन क्या यूज करते हैं, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर, जो अपन को न्यूटन बाबा ने आके आशीर्वाद के रूप में दिया था, यस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर्स, तो वो यूज करके अपन पूरा का पूरा करने वाले हैं कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, या फिर v dv बाई डी एक्स, या फिर इसको उल्टा करो, dt को इधर ले आओ तो dx इज इक्वल टू v dt, या फिर v इज इक्वल टू a dt, इंटीग्रेशन। ओके, तो ये इस तरीके से कैसे यूज करेंगे, तो एक एक करके मैं आपको तीनों पार्ट पढ़ाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला पार्ट, जिसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना और नोट डाउन जरूर करना इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, x इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स लो, सोचो, इनको पॉज करो, अटेम्प्ट करो, फिर देखो। अगर आपने ये गलती नहीं करी है तो बहुत बढ़िया, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है क्लास में और आपको रिवीजन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये गलती करी है तो आप याद रखना कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना नहीं है क्लास में, आप एक बार में 60-70% से ज्यादा ग्रैप्स नहीं कर पा रहे हो क्लास में अपने पहली अटेम्प्ट में, ठीक है, तो आपको दोबारा एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। डिस्टेंस बोला है और ये x क्या है, पोजीशन। अगर मैं बताऊं t इक्वल टू 0 में और t इक्वल टू 3 में निकालूं और अगर उसको सब्ट्रैक्ट करूं तो वो डिस्टेंस आएगा कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आएगा कि t इक्वल टू 0 में पार्टिकल भाई साहब कहां है, t इक्वल टू 0 में पार्टिकल भाई साहब 0 में है, और t इक्वल टू 3 में कहां है, 4 is 12 माइनस 9, x इज इक्वल टू 3 में है, t इज इक्वल टू 3 में
है कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं कि 3 माइनस 0 3, तो ये 3 क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन आपको क्या पूछा है? डिस्टेंस। देखो, इजी सा क्वेश्चन था। आप देख के बोलोगे क्या सर बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन जल्दी जल्दी में ये गड़बड़ करते हैं, मैक्सिमम लोग गड़बड़ करते हैं। तो आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे तब आप टेंशन मत लो, जो फॉर्मूला है लगाओ, एक्स लगाओ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट इसको लगाओ, सब फॉर्मूला लगाओ चलेगा। बट जब क्या पूछे डिस्टेंस, तो तुरंत दोनों कान खड़े हो जाने चाहिए एकदम। हाँ, ध्यान एकदम पूरा कंसंट्रेशन कि भैया डिस्टेंस पूछा है तो हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ना हो। सर तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं, ये देख लो, जब भी डिस्टेंस पूछे तो आपको मैनुअली करना है। मैनुअली मतलब आपको देखना पड़ेगा पार्टिकल रुका कहां, क्योंकि जब पार्टिकल रुका होगा तभी पलटी मारा होगा। तो सबसे पहली बात है आपको ये देखना है कि पार्टिकल कहां रुका। तो अगर एक्स और टी का रिश्ता है तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, रुका कहां ये देखने के लिए, वेलोसिटी जीरो कहां हुई, तो डिफरेंशिएट कर दो। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2t, और इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स। भाई साहब 2 सेकेंड्स में रुक रहा है, दूसरे सेकेंड पार्टिकल रुक रहा है। क्या ये आपके टाइम इंटरवल के बीच में है? हाँ, अगर नहीं होता तो डायरेक्ट जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वही आपका आंसर होता डिस्टेंस के बराबर। लेकिन ये जो टाइम आया वो आपके इंटरवल के बीच में आया, मतलब आपके 0 से 3 सेकंड जब आप उसको देख रहे थे उसके बीच वो रुका और पलटी मारा। तो आपको सब देखना पड़ेगा, 0 में कहां है, 3 में कहां है और 2 में कहां है। तो देखो t इक्वल टू 0 में पार्टिकल 0 में था, फिर उसके बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में कहां पहुंचा, 4 टू सा 8 माइनस 4 पोजीशन में पहुंचा t इक्वल टू 2 में। फिर t इक्वल टू 3 में कहां पहुंचा, 4 3 सा 12 माइनस 9, अभी तो निकाले थे अपन ये 3 में। तो पार्टिकल पहले 0 से 4 गया और फिर 4 से 3 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 0 से 4, 4 प्लस 4 से 3 मतलब 1, तो 4 प्लस 1 5। चमक गया? ये बात याद रखना, जब भी डिस्टेंस पूछे तो आपको पूरा मैनुअली करना है कि पार्टिकल कहां कहां गया, कहां रुका, उसके बारे में सारी हिस्ट्री, सिविक ज्योग्राफी, ठीक है, पूरा फॉलो करना है उसको। डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डायरेक्ट करो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो ज्ञान की बात क्या है कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर, अगेन कृष्ण जी की तरफ से है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्या? अगर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर है, या 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या डेल्टा x लिखा हुआ है, इन तीनों का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं। याद रखना, ये जो फॉर्मूला है आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके देगा, ये जो फॉर्मूला है आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके देगा। डेल्टा एक्स जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा, डिस्टेंस नहीं बताएगा। तो क्या करें, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो मैनुअली करो जो मैंने अभी आपको बताया, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। डन? याद रहेगा? चलो, हाँ, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि अगर पार्टिकल इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ है, इनिशियली रुका हुआ था, रेस्ट पे था, अब अगर इसके ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है तो भैया जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है उस डायरेक्शन में जाते रहेगा और जाते रहेगा, कभी पलटी नहीं मारेगा, है कि नहीं? या फिर जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो इसकी स्पीड बढ़ते रहेगी, कभी रुकेगा क्या? नहीं, कभी नहीं रुकेगा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो ये दोनों केस में भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो डिस्टेंस निकालने के लिए। लेकिन अगर u और a एंटी पैरेलल हैं, मतलब u इधर a उधर अपोजिट, तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, पार्टिकल रुकेगा और पलटी मारेगा, उस केस में आपको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा। चमक गया क्या? कोई गवारपन मत करना भाई, बहुत टाइम लग गया इस चीज की फील लाने में जो मैं आपको इतनी आसानी से दे रहा हूं। भैया हमारे टाइम में इतनी आसानी से फील नहीं आती थी इन सब चीजों की जो मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, ठीक है? और जो चीज मतलब आपको है कि हाँ भैया ये फॉर्मूला समझने के बाद रटने की जरूरत है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। सब चीज को फील करो, अच्छा ये ऐसे 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 ऐसे। पूरी मैंने आपको कहानी बता दी कि पूरे एक्सेलरेशन में अपन क्या करेंगे, ये तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक्सेलरेशन जीरो, जिसके ऊपर अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, एक क्वेश्चन दिया, एक और दूंगा। फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये तो क्लास 9 में पढ़े थे बचपन में, और एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ये पूरा नया पार्ट है, ये पार्ट पूरा आपके लिए नया है, ठीक है? तो मैप करते जाओ दिमाग में कि अच्छा ये और ये, तो सारी चीजें बहुत क्लियर होते जाएंगी, ठीक है? चलो, तो मैंने ये आपको बताया, अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, या पार्टिकल का एक्सेलरेशन और स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो भी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। कब बराबर नहीं होंगे? जब स्पीड और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, उस समय पार्टिकल जाएगा, रुकेगा, पलटी मारेगा, और जहां उसने पलटी मारी वहां पर आपको मैनुअली करना पड़ेगा, आपका काम बढ़ जाएगा जहां उसने पलटी मारी, ठीक है? चलो एग्जाम्पल,
एक और नेक्स्ट एक एग्जांपल वाला मैंने दिया था जिससे आपने कुछ सीखा। अब यहां पर भी आप कुछ सीखोगे। स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, 3 मिनट अटेम्प्ट करो, फिर देखो। चलो देखो, v इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। आपको क्या बोला है कि t इक्वल टू 0 में पार्टिकल भाई साहब ओरिजिन में बैठा हुआ था, आराम कर रहा था। अब फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वो डिस्टेंस कितना चला, अगेन डिस्टेंस। जहां डिस्टेंस आए समझ लेना भैया काम बढ़ गया, मैनुअली करना है। जहां डिस्प्लेसमेंट था डायरेक्ट फॉर्मुला यूज करो, जो फॉर्मुला यूज करना है करो, पूरी इजाजत है, ठीक है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन डिस्टेंस आया तो फिर मैनुअली करना पड़ेगा बाबू भैया। तो कैसे करोगे, देखो कई लोग क्या करेंगे, उनको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी इज डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना, कई लोग अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाए हो तो याद रखना ये x क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ dx करोगे सो दिस विल कम डिस्प्लेसमेंट, और अपन को निकालना क्या है, डिस्टेंस। तो अगर आप इसको ऐसे किए हो, देखो मैं आपको गलत चीज भी करके बता रहा हूं कि 2 x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है 2, उसको इंटीग्रेट कर दिए dt से i कैप, तो ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt j कैप, तो ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट किया आपने, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो अगर आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो आप कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट विल बी 2t i कैप, t 0 से 2 पुट करेंगे तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, ये 4 i कैप प्लस 4 j कैप। मतलब पार्टिकल ने 2 सेकंड में 4 मीटर x में चला, 4 मीटर y में चला। लेकिन यहां पर क्या पूछा था, डिस्टेंस। तो याद रखना डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, जब भी आप इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt कर रहे हो देन यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस निकालने के लिए मैग्नीट्यूड लोगे, स्पीड। जब वेलोसिटी का इंटीग्रेट कर रहे थे, नींद में भी याद रखना इस बात को, क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी का इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और स्पीड का इंटीग्रेट करोगे, स्पीड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। तो सोचो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, 2 इधर 2 इधर, है कि नहीं। तो नेट रिजल्टेंट विल बी 2√2। तो 2√2 dt, इसको इंटीग्रेट करो, दैट वन विल बी डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आप बोलोगे सर इस केस में बराबर आ गया, मान लो मैं 2 आई कैप प्लस कुछ और 2 वाई जे कैप कर दूं, उस केस में फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, क्योंकि अभी तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, ये बात याद रखना, अभी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो हो सकता है इस केस में आपका आंसर दोनों का सेम आ जाए, क्योंकि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन में। बट अगर पार्टिकल मान लो कर्व पाथ में चल रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये जो आप करोगे, ये ए वाला पार्ट, ये ए वाला पार्ट आपको ये वाला पाथ देगा, डायरेक्ट वाला ए, और बी वाला पार्ट ये जो आप करोगे ये आपको इस कर्व्ड लेंथ की लेंथ देगा बी। चमका गया? ये जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2√2 dt करके, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये कर्व्ड पाथ की लेंथ मिलेगी, जो कर्व्ड पाथ है उसकी लेंथ। और जब आप डायरेक्ट करोगे जो यहां पर कर रहे हो v डॉट dt, तो आपको कौन सी मिलेगी, शॉर्टकट पाथ डिस्प्लेसमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैक्सिमम लोग पहली बार पढ़ने के बाद ये चीज को ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात, इसका मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड 100% रहता है, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप अभी इसको रिवाइज करो, ठीक है, नोट डाउन करो इस चीज को। चलो, तो अगेन क्या बात, इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे डायरेक्ट वेलोसिटी को देन यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट, और जब भी आप इंटीग्रेट करोगे स्पीड को यू विल गेट डिस्टेंस। ज्ञान की बात है, नोट डाउन कर लेना। वैसे ये पूरा बोर्ड वर्क आपको ऐप में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो, तो पहले वाले में जो आपको मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने को बताना था वो मैंने बता दिया, बाकी तो आप कर लोगे क्वेश्चंस कि भैया आप आधा डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, अगेन आधा कवर किया v2 से, तो बताओ एवरेज कितना। अब ये सब लल्लू लल्लू क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ये सब आप 9th में भी कर चुके हो, 11th में भी क्लास में कर चुके हो, और मेरे को भरोसा है कि आप लोग वो सारे क्वेश्चंस कर लोगे। जहां पर आपको डाउट हो सकता है, जहां पर ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो हो सकता है कि आपके दिमाग ने पहली बार में नहीं पकड़ी, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। नाउ अगेन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन आती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब
मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो और वो सिर्फ ग्रेविटी के कारण, धरती माता के फोर्स के कारण चले, तो उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की छत्र छाया में, धरती माता की छत्र छाया में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। ओके, तो उस समय जो इसका एक्सेलरेशन होता है उसको अपन जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से। और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली कई बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। समझ गया? अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 10 लेने तो 10 लेना, अदरवाइज आप क्या लोगे? 9.8। याद रखना, क्वेश्चन में बोला है तो ही 10, या क्वेश्चन में जब बोला है कि क्या लेना है तो वही लोगे, और नहीं बोला है तो क्या लोगे? 9.8। ये बात को हमेशा याद रखना। चलो, तो अब इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले में। आपको मालूम है ब्रिज क्रॉस करना है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस, एक ब्रिज की लेंथ दे देगा, एक ट्रेन की लेंथ दे देगा, ये स्पीड बोल देगा, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन बोल देगा, बोलेगा बताओ कितने देर में क्रॉस करी। भैया फॉर्मूला लगाना है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का। अगेन आपको बोल देगा कि टोटल डी डिस्टेंस है, इनिशियल स्पीड थी u1, फाइनल स्पीड है u2, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल चल रहा है। तो बताओ जब वो बीचों बीच था, डी के बीचों बीच d/2 में था, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये सारे क्वेश्चंस एकदम बेसिक हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इनमें अभी आपको ज्यादा नहीं ले रहा हूं। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं? मोशन अंडर ग्रेविटी का एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए, ताकि मैं आपको ये फील कराऊं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो साइन के साथ। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, एकदम ज्यादा ध्यान से सुनना इस बात को। कई लोग क्या करते हैं, मान लो अगर एक बिल्डिंग के ऊपर आपने से पार्टिकल को फेंका, बोला टोटल टाइम बताओ। अब कई लोग क्या करेंगे, यहां से ऊपर तक का टाइम निकालेंगे, फिर ऊपर से यहां तक का। क्यों? क्यों? अरे भाई साहब मेरे को बताओ क्यों? जब आप डायरेक्ट यहां से यहां फॉर्मूला लगा सकते हो। मेरे को एक बात बताओ, जो फॉर्मूला है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या है? S डिस्प्लेसमेंट है, और इस फॉर्मूले को आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में लगा सकते हो जहां पर एक्सेलरेशन सेम हो पूरे में। तो एक बात बताओ, जब इस पार्टिकल को आपने यहां से फेंका और जब तक ये आके नीचे गिरा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला को डायरेक्ट लगा सकता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट? तो उसके लिए एक बात याद रखना, सबसे पहले एक पॉइंट को ओरिजिन मानना, हमेशा याद रखना, एक पॉइंट को ओरिजिन मानना। मान लो मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन माना, ओरिजिन। फिर दूसरा काम, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना और किसी भी एक डायरेक्शन को नेगेटिव। सर किसको क्या माने? आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। जिसको पॉजिटिव मानना है मानो, जिसको नेगेटिव मानना है मानो। मान लो मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहा हूं कि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव। अब स्टार्टिंग में पहले लिख लेना सारी चीजें। एस कितना हो जाएगा? प्लस 500 की माइनस 500। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस 500 की माइनस 500। माइनस 500 ओरिजिन के नीचे है, और नीचे डायरेक्शन आपने क्या मानी? माइनस। तो ओरिजिन के नीचे ये पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो एस विल बी योर माइनस 500। मतलब ऐसे स्टार्टिंग में लिखना, दो चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन के बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मुला में पुट कर सकते हो। अभी मैं बच्चों टाइप से करा रहा हूं आपको एकदम, कि भैया एस इज इक्वल टू माइनस 500 आपने पुट किया। इनिशियल स्पीड 10 प्लस, ऊपर डायरेक्शन को आपने प्लस माना है तो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज मीटर। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहां है? नीचे। जी 10 लेना है, 10 एक्सेलरेशन कहां है? नीचे। नीचे डायरेक्शन को आपने क्या माना है? माइनस, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी तो निकालना है। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। चमक गया? तो एक ओरिजिन मान लो, ठीक है, और सारी चीजों को साइन के हिसाब से रख लो कि भैया इसको ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ऐसे ऐसे लिखोगे तो बहुत इजी हो गया, फिर वैल्यू पुट कर दो, गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। चमक गया? चलो नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। किसी nth टाइम में, मतलब अगर मैं बोलूं 8th सेकेंड में पार्टिकल कितना चला, इसका मतलब क्या? 7 से लेकर के 8 सेकेंड के बीच पार्टिकल कितना चला। मैं अगर आपको बोलूं 100th सेकेंड में पार्टिकल कितना चला, मतलब 99 से 100 के बीच में, एक सेकेंड के ड्यूरेशन में, क्या मतलब है इसका? ये फॉर्मूला सिर्फ एक सेकेंड के ड्यूरेशन में कोई पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो निकालता है। अगेन पास आओ, एक बार ध्यान से सुनना, कई जगह कई बुकों में ये डिस्टेंस लिखा रहता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। भाई साहब गवारपन है, काट दो। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये जो आप फॉर्मूला निकाल रहे हो, ये फॉर्मूला आपको डिस्टेंस नहीं देता, ये फॉर्मूला आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। बैठा लो दिमाग में, नोट डाउन कर लो, यहां पर लिख लेना। यहां पर या तो डिस्टेंस लिखो और फिर काट के उसको डिस्प्लेसमेंट करो, ताकि आपको ध्यान रहे कि अच्छा ये फॉर्मूला डिस्टेंस नहीं देता है, ये फॉर्मूला आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। डन? तो डिस्प्लेसमेंट इन nth टाइम, और nth टाइम मतलब
लास्ट का 1 सेकेंड जो भी आप बोल रहे हो, जैसे मान लो 10th सेकेंड तो 9 से 10, अगर मैं बोल दूं 5th सेकेंड तो 4 से 5 के बीच। अब कई लोग बोलते हैं कि ये n खाली इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4, डेसिमल में नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्यों, किसने बोला, कहां सुन लिए, कहां गौरपन में सुन लिए? नहीं, ये आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4.3 सेकेंड, 4.3 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का इंटरवल 3.3 से 4.3 के बीच में पार्टिकल कितना चला, ठीक है, 3.3 से 4.3 के बीच में पार्टिकल कितना चला, वो निकाल के ये फॉर्मूला आपको देगा। याद है, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा भाई, उसके पीछे का चीजें समझो कि कैसे आया और क्यों आया और वो क्या बता रहा है। कब अप्लाई कर सकते हो, कब अप्लाई कर सकते हो, जब लास्ट के 1 सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, और वो लास्ट का 1 सेकेंड कहीं से भी कहीं तक हो सकता है, जरूरी नहीं खाली इंटीजर। डन, चमक गई ये बात अच्छे से सबको। चलो अब कैसे निकाला, nth सेकेंड में चला, मतलब n सेकेंड में जितना चला माइनस 1 सेकेंड कम में जितना चला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला डालो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, और n क्या है, nth सेकेंड, जिस सेकेंड का निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डन, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो ये भी याद रखना कि ये s डिस्प्लेसमेंट बताता है और n आपका कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, इंटीजर, कुछ भी। डन, हो गया। चलो तो मेरे को सीधे से बताओ, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एक्सेलरेशन अपोजिट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकंड। क्या आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे? नहीं। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, s nth, s थर्ड सेकंड इज इक्वल टू u इनिशियल स्पीड 5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज -2, 2n माइनस 1, 2 इंटू n, 2 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है, 2 ने 2 को मार दिया, 3 2 5, 5 माइनस 3, सॉरी 3 2 6, 6 माइनस 1 इज 5, ठीक है, 5 और माइनस 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या आ गया देखो, 0। तो क्या थर्ड सेकंड में वो पार्टिकल कुछ नहीं चला, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 तक, क्या रुका हुआ था? हो ही नहीं सकता, एक्सेलरेशन तो है उसके पास, मतलब पार्टिकल तो चला, लेकिन जिस पॉइंट से चालू किया होगा उसी पॉइंट में वापस आ गया होगा 2 सेकंड और 3 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो याद रखना ये फॉर्मूला आप यहां पर नहीं लगा सकते डिस्टेंस के केस में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के केस में लगा सकते हो। आपको क्या बोला, पार्टिकल की 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको बोला डिस्प्लेसमेंट निकालो पार्टिकल का 2.7 से 3.7 सेकंड के बीच, तो आप निकाल सकते हो ड्यूरेशन कितना है, 1 सेकंड। क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट, यस, दोनों कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट बोला है यस, और ड्यूरेशन कितना है, 1 सेकंड, तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3.7 सेकंड इज u, व्हाट इज u, 10 माइनस, माइनस क्यों रखा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, -2 इंटू 2 इंटू 2n, 2 इंटू 3.7 माइनस 1, आंसर आ जाएगा। चमक गया, ड्यूरेशन 1 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मैक्सिमम जगह आप लोग यही देखोगे कि ये चीज क्लियरिटी के साथ आपको नहीं मिलेगी कि भैया कब लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो रटा रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, बट कैसे लगाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और कमेंट करके मेरे को बताना कि समझ में आया, कोई ऐसी पॉइंट्स थे जो हाँ आपको मिले, कोई फायदा हुआ इससे। अगर पसंद नहीं आया तो वो भी मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आप ही के कमेंट्स जो हैं उसी से मैं आपके लिए और चीजें और बेहतर कर सकता हूं आपके हिसाब से। ओके, मेरे हिसाब से तो आई एम इम्प्रूविंग एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है, बोर्ड वर्क एंड ऑल एवरीथिंग, रिटन नोट्स आपको दे रहा हूं मैं सब चीज, बट आपके हिसाब से भी मुझे पता चलना चाहिए कि आपको क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या नहीं लग रही। ओके, एवरीथिंग, और अगर अच्छा लगे तो शेयर करना यार, मोटिवेशन मिलेगा। चलो, हाँ तो देखो तीसरा केस जो है आपका, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो यहां पर अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब यहां पर यूज होने वाले सारे केसेस मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ये कर लिया तो आपका काइनेमेटिक्स पूरा कंप्लीट, सब कुछ एसएचएम चैप्टर तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीजें जो आ सकती है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। चलो तो देखते हैं। अब एक बात बताओ, टोटल आपके पास क्या क्या है, एक्स, वी, ए और टी, 4 क्वांटिटीज है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आप बोल लो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। अब इन चारों के बीच में अगर अपन को रिश्ता लिखना है तो 4 में से कोई भी 3 उठाने हैं। कितने केस बन सकते हैं, 6 केसेस बन सकते हैं। एक्स टी ग्राफ या एक्स और टी के बीच में रिश्ता, वी और टी के बीच में रिश्ता, ए और टी, वी और एक्स, ए और वी और ए और एक्स, टोटल 6 रिलेशन बन सकते हैं। अब यहां पर आपके लिए जरूरी क्या होता है, कई बार ग्राफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में अपन को कन्वर्ट करना रहता है। मान लो अगर आपको एक्सटी ग्राफ दिया और आपको एवी ग्राफ में कन्वर्ट करना है,
तो ये कन्वर्जन आने चाहिए। तो सर टोटल कन्वर्जन कितने होंगे? अब 6 में से किसी दो को सेलेक्ट करना है और उसमें भी अपोजिट, जैसे xt से vt भी और vt से xt भी, तो दो केसेस हैं। तो 6p2, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 30 केसेस हैं। अगर आपने ये 30 केसेस आपको एक बार देखने में लगेंगे ज्यादा, अरे बाप रे 30 केसेस हैं, बट एक बार अगर आपने इन 30 केसेस को प्रैक्टिस कर लिया, मतलब खुद से ट्राई किया कन्वर्जन करने का, नहीं आया तो फिर आपने यहाँ पर बोर्ड वर्क देखा जो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक बार अगर आपने ये 30 के 30 केसेस कर लिए, काइनेमेटिक्स का एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको कहीं पर रोक पाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस को कर लोगे अगर आपने ये 30 जो आपको मैं आपको बताने वाला हूं 30 कन्वर्जन, ये आपने समझ लिए। कैसे कन्वर्जन है, एग्जांपल देखो। मान लो xt से vt कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? मालूम है आपको xt है तो v इज इक्वल टू dx बाई dt। इस फंक्शन को आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? vt। सेम वैसे अगर आपको vt से xt जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार इंटीग्रेट, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो आपको vt से xt मिल जाएगा। कन्वर्जन करना आ गया। तो कुछ बेसिक्स हैं, बहुत इजी है। xt से vt, vt से at, at से vt, ये तो आप इजी है, बहुत इजीली कर लोगे। चलो एक और एग्जांपल, at से xt कन्वर्ट करना है, ठीक है क्या? तो a और t का फंक्शन है, यहां से x और t के फंक्शन में जाना है, at से xt। तो बताओ इसको अगर आप एक बार इंटीग्रेट करोगे, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो आपको vt फंक्शन मिलेगा, और इसको आप फिर एक और बार इंटीग्रेट करोगे तो आपको xt फंक्शन मिल जाएगा। तो मतलब जब भी आप at फंक्शन को दो बार इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट xt फंक्शन। सिंपल है। तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल हो गए कन्वर्जन। कुछ कन्वर्जन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। टोटल कितने हैं? 30 कन्वर्जन, सारे यहां पर आपको मैं बोर्ड वर्क में दिखाऊंगा। नाउ xt से av में जाना है, xt से av, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए, जो कि आपका यहां पर है ही नहीं, यहां पर x और t का रिश्ता है। तो देखो अगर xt वाले को ट्राई करना, हो सकता है किसी कन्वर्जन में एक से ज्यादा तरीका हो सके, मैं यहां पर कुछ और लिखा हूं, हो सकता है आपको कोई और तरीका भी मिल जाए, तो वो भी सही है। ऐसा नहीं कि एक ही तरीका होता है, बहुत सारे तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो xt को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को vt मिलेगा, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो at मिलेगा। अब मैं एक काम करता हूं, ये दोनों से दो फंक्शन मिल गया मेरे पास, एक v और t का रिश्ता, एक a और t का। अब बताओ अगर मैं यहां से t की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दूं, या ऐसा बोलो कि इन दोनों में से मैं t को एलिमिनेट कर दूं, तो मेरे को a भी मिल जाएगा, a और v का रिश्ता, एलिमिनेट t। बात चमकी क्या? तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन पूरे 30 के 30 कन्वर्जन प्रैक्टिस करने हैं। कैसे? सारे कन्वर्जन यहां पर मैंने लिख दिए हैं पूरे 30। आपको ये बोर्ड वर्क मिल जाएगा ऐप में, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहां पर आपको ये पूरा का पूरा बोर्ड वर्क मिलेगा, जहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप ये देखोगे पूरा, तो आप पहले ये जितना भी व्हाइट कलर का लिखा हुआ है ना रिलेशन, ये अपने कॉपी में लिखना और खुद से ट्राई करना। नहीं बनेगा तो फिर यहां पर देखना, पूरे देखो 1 से लेकर के 10 तक यहां पर है, फिर 11 से 18, 19 से 26 एंड 30 तक, पूरे 30 के 30 कन्वर्जन आपके लिए मैंने यहां लिखे हैं। आप इसको जरूर एक बार ट्राई करना, और अगर ये हो गया तो मान लो आपका काइनेमेटिक्स खत्म। चलो नाउ पूरे चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गया अपन ग्राफ। बस उसके पहले का अपन ने सारा कुछ पढ़ लिया है, बचा है ग्राफ। ग्राफ समझना और ग्राफ क्या बताता है ये आपको जरूर होना चाहिए याद, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं ग्राफ के। अगर आप देखोगे मेंस के, एडवांस के, नीट के क्वेश्चंस, तो आपको ग्राफ दिखेगा ही बहुत ज्यादा काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में आपको। तो मान लो तीन ग्राफ की अपन बात करेंगे, xt, vt और at। अगर इनसे कोई और ग्राफ बनाना है तो भी मैंने आपको कन्वर्जन बताया, वो आपको काम आएंगे। तो अगर xt ग्राफ है, vt ग्राफ है, at ग्राफ है, तो इनके स्लोप और इनके एरिया क्या बताते हैं ये अपन को देखना है। स्लोप जानते हो ना, tan थीटा, डिफरेंशिएशन dx by dt इज योर स्लोप, dy by dx इज योर स्लोप। तो स्लोप xt ग्राफ का स्लोप, xt मतलब भैया y एक्सिस में है x और x एक्सिस में है t। तो xt ग्राफ का स्लोप मतलब dx by dt, dx by dt क्या बताता था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज नहीं, क्या बताता था? इंस्टेंटेनियस। देखो बहुत छोटा x अपॉन बहुत छोटा चेंज इन टाइम, बहुत छोटा चेंज इन x अपॉन बहुत छोटा चेंज इन टाइम, तो ये आपको बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, एरिया कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dt कुछ नहीं बताएगा, तो खाली इसका स्लोप का काम है। कभी भी xt ग्राफ है तो स्लोप याद रखना, xt ग्राफ है तो स्लोप कुछ ना कुछ बताएगा, एरिया में ध्यान मत देना। vt ग्राफ है तो स्लोप, स्लोप क्या हो गया? dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो क्या हो गया? एक्सेलरेशन। और एरिया इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा है क्या? अगर आपका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो फिर एरिया क्या देता? इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड डॉट dt, डिस्टेंस।
बताया था नहीं मैंने आपको कि याद रखना, ये गलती मत करना, इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी को तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, और इंटीग्रेट करोगे स्पीड को तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया विल गिव डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज इट विल गिव डिस्टेंस। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो डीए बाई डी टी, कुछ नहीं, वैसे तो वो जर्क देता है लेकिन वो अपन को पढ़ना नहीं है, तो अपने लिए क्या होगा, कुछ नहीं, स्लोप कुछ नहीं देता। मतलब जब भी आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखोगे तो आपको स्लोप के में ध्यान नहीं देना, आपको कहां ध्यान देना है, एरिया में। आपको समझ में आना चाहिए भाई एरिया कुछ ना कुछ बताएगा, एरिया काम का है अपने, स्लोप कोई काम का नहीं। तो एरिया क्या बताएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी टी। अगेन यहां पर मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी टी आपको वेलोसिटी सोचते हैं, ना 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 ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी टी आपको वेलोसिटी नहीं देता, वो आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना डेल्टा वी जो एरिया रहेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के जो भी नीचे का एरिया होगा वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आप बोल सकते हो कि एरिया विल गिव यू द फाइनल वेलोसिटी। चमक गया, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तभी आप क्या बोल सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी। आगे, अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसके ग्राफ, अब मान लो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, येलो कलर का जो यहां पर दिख रहा है, येलो के करस्पॉन्डिंग यहां पर येलो ग्राफ है और व्हाइट के करस्पॉन्डिंग यहां पर व्हाइट वाले ग्राफ है। तो अगर एक्सेलरेशन कुछ पॉजिटिव है और कांस्टेंट है तो सीधी लाइन। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब स्पीड बढ़ रही है और कांस्टेंटली बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ रही है और कांस्टेंटली बढ़ रही है। अब एक्सटी में कैसे बताओगे, और हाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव में बढ़ रही है, यस और नो, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव में बढ़ेगी लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप बढ़ेगा। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब स्लोप बढ़ना चाहिए। तो इस ग्राफ में देखो, ये देखो स्लोप बढ़ रही है, ये देखो चमका क्या, यहां स्लोप एकदम कम थी, यहां बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ रही है। तो दिस येलो पार्ट करस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड कम हो रही है और यूनिफॉर्मली कम हो रही है, तो ये ग्राफ बन गया। अब यहां पर स्पीड कम हो रही है लेकिन पॉजिटिव है, देखो पूरे में स्पीड क्या है, पॉजिटिव, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो होगी, पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट होगी लेकिन स्लोप कम होते जाएगी। देखो यहां पर स्लोप ज्यादा थी, कम होते गई कम होते गई कम होते गई कम होते गई, बात चमकी क्या। तो ऐसे आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, फील करना आना चाहिए कि स्लोप क्या बता रही है, एरिया क्या बता रहा है। ग्राफ को देख करके आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए पूरे मोशन की, ठीक है, पूरा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा यहां से यहां गया, ये किया वो किया, ठीक है, पूरा हर एक एक चीज। देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, स्क्रीन को पॉज करना और ये पूरे के पूरे 6 ग्राफ को रीड करना कि क्या हो रहा है, कहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, सारी बातें आप कॉपी में लिखना, उसके बाद आप इसको रिज्यूम करना। पॉज करो, पूरे 6 के 6 ग्राफ। चलो नाउ इट्स माय टर्न। अब देखो ध्यान से देखो, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। पहला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, उतना तो पता चल रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। अब वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। अब स्लोप को देखो, इस पॉइंट में देखो स्लोप कम है, सॉरी स्लोप ज्यादा है, और इस पॉइंट में देखो स्लोप कम हो गई, यस और नो। जब आप ये वाले ग्राफ की बात करोगे तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो स्लोप ज्यादा है और वो स्लोप यहां पर आते आते कम होते जा रही है, तो मतलब कि वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। चमक गया अच्छे से। चलो सेकेंड केस में टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, पार्टिकल की जो पोजीशन है वो ओरिजिन की तरफ आ रही है, मतलब पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है, वहां पर क्या था, ओरिजिन से दूर भाग रहा था, यहां पर ओरिजिन के तरफ आ रहा है। अब उसकी स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव, कैसे बताओगे, स्लोप। स्लोप देखो यहां पर स्लोप 0, फिर बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, स्लोप बढ़ते गई, स्लोप बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन वेलोसिटी के बारे में क्या बात करोगे, अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो स्लोप कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव कब जीरो, ये बात ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप कितनी, 0, और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल एक्यूट एंगल बना रही है तो स्लोप क्या होती थी, पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है तो नेगेटिव। तो एक बात बताओ, यहां पर कहीं पर भी अगर आप स्लोप बनाओगे, ये देखो किसी भी पॉइंट में स्लोप बनाओगे
तो वो स्लोप कैसी है, नेगेटिव, ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो पूरी की पूरी स्लोप नेगेटिव है और नेगेटिव में वैल्यू बढ़ते जा रही है, मतलब -2, -4, -10, -14। इसका मतलब क्या, अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन आप क्या बोलोगे, नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। चलो अब देखो, मतलब यहां पर क्या हुआ, ये दोनों केस को अगर मैं कंबाइन करूं, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो राइट में थी स्टार्टिंग में और एक्सेलरेशन लेफ्ट में, तो पार्टिकल गया 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 रुक गया, रुकने के बाद अब वापस आने लग गया, तो अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, लेकिन आप ओवरऑल देखोगे तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। बात समझ में आई, फील आया इस बात का, स्पीड बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि अपन डायरेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं, ओरिजिन के हिसाब से अपन ने डिफाइन कर दिया भैया ओरिजिन है, पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में है और नेगेटिव में जा रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 10 में पार्टिकल है और जा कहां रहा है, माइनस के डायरेक्शन में, इसलिए अपन ने एक्सेलरेशन को क्या बोला, नेगेटिव। डन। चलो, क्योंकि ये बात याद रखना, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉट स्पीड, तो स्पीड से कभी भी जज मत करना एक्सेलरेशन को, किससे करोगे, वेलोसिटी से, कि वेलोसिटी -0 थी, -1 हुई, -2 हुई, -10 हुई, तो वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। चमक गया। चलो, ये मैक्सिमम लोगों को डाउट होता है कि भैया स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब कि भैया एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा, ना ना ना, वेलोसिटी देखना है, स्पीड नहीं। नाउ ये वाला ग्राफ देखो, रीड करो, तो ये ग्राफ में क्या हुआ, पहले पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आया फिर ओरिजिन से दूर भागा, मतलब पलटी तो मारा। अब स्टार्टिंग में देखो स्लोप नेगेटिव थी, मतलब मान लो -10 थी, तो वो क्या हो गई, 0, फिर 0 होने के बाद फिर बढ़ी, तो -10 से हुई 0, तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड कम हुई 10 से 0, बात समझ में आ रही है क्या, लेकिन वेलोसिटी बढ़ी, तो एक्सीलरेशन क्या, पॉजिटिव। अगेन बहुत ज्यादा लोगों को डाउट होता है ये कि स्पीड बढ़ी मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ना बाबा ना, देखो यहां पर स्पीड बढ़े, स्पीड क्या हुई, कम, बट फिर भी वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है यहां पर, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब यहां से आगे भी देखो, स्लोप 0 फिर स्लोप बढ़ गई, वो भी पॉजिटिव में, तो +10, तो यहां पर स्पीड भी बढ़ी और यहां पर वेलोसिटी भी बढ़ी, तो यहां पर भी आप क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। मतलब क्या, सिंपल सा क्या बात याद रखनी है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और कर्व नीचे की तरफ है डाउनवर्ड तो नेगेटिव, और कर्व ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए। एक्सटी ग्राफ कहीं पर भी बना है, एक्सटी ग्राफ बना हुआ है, कहीं पर ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब, कहीं पर ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, और कहीं पर भी ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। चमक गया। चलो नेक्स्ट इसको रीड करो। अब यहां पर क्या हो रहा है, ओरिजिन से दूर भाग रहा है पार्टिकल, फिर पास आ रहा है, मतलब दूर भागा फिर पास आया। अब यहां पर देखो क्या हुआ, स्लोप पॉजिटिव में बढ़ी, स्लोप पॉजिटिव में बढ़ी, ये वाला पार्ट हो गया, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला पार्ट हो गया। फिर ये वाला पार्ट है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ही तो पार्ट है। अगेन पॉजिटिव एक्सेलरेशन में इसकी वेलोसिटी पहले क्या हुई, देखो 0 से बढ़ी 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 स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड कम हुई। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे स्पीड की कि कम हुई या ज्यादा हुई, तो वो आपको स्पीड बताएगा, और प्रॉपर साइन के साथ बात करोगे तो वो वेलोसिटी बताएगा। देन ये पिंक वाला मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां पर वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, दिस वन इज एक्सेलरेशन 0 एंड दिस वन इज एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड दिस वन इज एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्लियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो इजी था आपका, देख के बताना। नाउ ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, तो अब देखो स्लोप ज्यादा थी कम हुई, पॉजिटिव में स्लोप थी कुछ मान लो 10 और यहां पर हो गई 0, तो स्लोप कम हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन कम, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन क्या हुआ, कम हुआ। फिर 0 से स्लोप नेगेटिव में, नेगेटिव में स्लोप कितनी हो गई आपकी, पहले मतलब यहां से लेकर के 0 तक, बीच वाले पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट तक, T1 टाइम तक, 0 से लेकर के T1 टाइम तक क्या था आपका, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था और कम हुआ। फिर उसके बाद क्या हो गया, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो गया और नेगेटिव में बढ़ने लग गया, देन स्लोप बढ़ने लग गई, देखो 0 से स्लोप बढ़ने लग गई। फिर आई क्या, ग्राफ को देख करके उसको पूरा समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
और फिर आपको ये बात आएगी, और अगर आपको वो बात आएगी जो टोटल 30 केस मैंने बताया, तो आप कोई भी ग्राफ को किसी भी ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं लास्ट, फिर उसके बाद अपन चैप्टर को एंड करेंगे। एक आपकी क्रेजी बॉल है, वो जो पिंग बॉल आती है ना, बहुत ज्यादा उचकती है, ठीक है। तो वो बॉल को आपने 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे ऊपर फेंका, और आपने बोला E इक्वल टू 1। E इक्वल टू 1 का मतलब, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, E इक्वल टू 1 का मतलब है कि एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रही, मतलब जितनी स्पीड से टकराने के बाद उतनी स्पीड से आ रही है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही, हर बार 20 मीटर पर सेकंड से ही उचक रही है ये ऊपर, ठीक है। और ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। तो आपको बोला है कि एक्स टी ग्राफ बनाओ और वीटी ग्राफ, मतलब एक्स और टी का ग्राफ, डिस्प्लेस पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। सब कोई स्क्रीन को पॉज करो, बनाओ और फिर प्ले करना। चलो ये देखो, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन। तो पार्टिकल पहले ओरिजिन से दूर जा रहा है, मतलब ग्राफ तो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। भैया पहले कौन से बनाए, एक्स टी ग्राफ बनाते हैं, एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, ठीक है। अब देखो ओरिजिन से दूर जा रही है बॉल, और भी पॉजिटिव में, मतलब कि ग्राफ तो आएगा ऊपर। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? सर कम हो रही है, धरती माता के कारण। वेलोसिटी ऊपर, धरती माता का एक्सेलरेशन नीचे। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड बनेगा, याद है ना ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड। और वेलोसिटी कम होते जा रही है, ठीक है। ये देखो वेलोसिटी कम होते गई, स्लोप कम होते गई, और टॉप पॉइंट तक जीरो। फिर उसके बाद बॉल ऊपर जाके रुके तो नहीं रहेगी, वापस आएगी। जैसे ही उसकी वेलोसिटी जीरो, फिर धरती माता तो खींच रही है, धरती माता का पैर तो खत्म हुआ नहीं उसके ऊपर से, है कि नहीं। तो अब वो वापस नीचे आना चालू करेगी और फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन तो नीचे ही है, नीचे डायरेक्शन को अपन ने नेगेटिव माना, तो एक्सेलरेशन तो अभी भी नेगेटिव है, स्पीड बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है। तो फिर उसके बाद ऐसे वापस आएगा, वापस जमीन में टच होगा ओरिजिन को। फिर जैसे जमीन में टकराया, जमीन ने क्या किया, तुरंत उसकी वेलोसिटी को अपोजिट कर दिया, मतलब उसकी वेलोसिटी, उसकी जितनी स्लोप नेगेटिव थी, वापस से उतनी स्लोप पॉजिटिव बना दी उसकी। जो स्लोप नेगेटिव थी वो स्लोप पॉजिटिव बना दी। फिर वापस से वो पार्टिकल ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर वापस नीचे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। चमक रहा है क्या? तो इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डन। चलो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे भैया? ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी लिनियरली कम हुई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो वेलोसिटी क्या हुई, स्टार्टिंग में थी कुछ वेलोसिटी, कितनी 20, वो भी पॉजिटिव, ऊपर डायरेक्शन को अपन ने क्या माना, पॉजिटिव, और ऊपर जाते तक क्या हो गई, जीरो। तो पॉजिटिव से हो गई जीरो, ठीक है। पॉजिटिव से कुछ पॉजिटिव थी, पॉजिटिव थी कितनी 20, वहां से हो गई जीरो। फिर जैसे ही जमीन में टकराई बॉल, नहीं जैसे ही टॉप पॉइंट पे पहुंच गई बॉल, ठीक है, उसके बाद क्या हो गई, नीचे आने लग गई। नीचे आने लग गई मतलब नेगेटिव में बढ़ने लग गई। तो उसके बाद पार्टिकल की स्पीड नेगेटिव में बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई, कितना, -20 तक, जब तक वो वापस नहीं आ जाती। फिर क्या हुआ, जैसे ही जमीन में टकराई तो स्पीड -20 से क्या हो गई, +20। जैसे ही टकराई वैसे इंस्टेंटली, तुरंत, फिर +20, फिर कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, फिर वापस ऊपर आ गई। ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन जाता रहेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन। डन डन डन, क्लियर। तो किसी भी ग्राफ से, किसी भी मोशन से आप उसका ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ से मोशन बना सकते हो, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने जितनी बातें आपको बताई, अगर वो पूरी इंपॉर्टेंट बातें, ज्ञान की बातें अगर आपने नोट डाउन करी है एक जगह अच्छे से, ठीक है, और इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखा है, तो अब आपको सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। और अब आपका जो टेस्ट है उसको जरूर जाके देना, ठीक है। ऐप में आपको टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट में जो काइनेमेटिक्स का टेस्ट है उसमें मैंने सब कुछ डाला है वैसे, आपका रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव। तो प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव का भी पहले वीडियो देख लेना पूरा का पूरा, उसके बाद ही उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। ओके चलो, तो टेस्ट के लिए, हर चैप्टर के टेस्ट के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और सारे पीडीएफ के लिए भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस आपको ऐप में सैनिक स्कूल का भी कोर्स मिल जाएगा, AISSE का क्लास 6 का, अगर आपके छोटे भाई अगर या कोई अगर क्लास 6 में है, 5th में है और 6th में अगर वो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। क्लास 10th फिजिक्स के लिए भी पूरे वीडियो लेक्चर्स और मटेरियल आपके ऐप में अवेलेबल है। प्लस क्लास 11th के वीडियो लेक्चर्स और मटेरियल भी आपके ऐप में अवेलेबल है, ठीक है। आप चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो अपन अगले वीडियो में मिलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।